AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर मालेगांव। मेरा बेटा नजीब और साथियों, दरअसल मौलवी मोहम्मद उस्मान खानदान जिस तरह सानेहात से गुजर रहा है, अल्लाह की मसलहत है और सब्र करना इंसान का फर्ज। चुन लिए गुल जो ज़ेबे चमन थे, चुन लिए गुल जो ज़ेबे चमन थे, कहर किया क्या दस्ते क़ज़ा ने। मैंने अपने एक भतीजे जमाल अहमद के बेटे जिन्होंने मदरसा उस्मानिया बनाया, आफ्ताब, उनको हार्ट अटैक से चंद दिनों में इंतकाल करते देखा। एक जख्म, एक दर्द, एक कर्ब, एक शख्स का दिया हुआ दर्द था उसको, जिसने हार्ट अटैक की सूरत अख्तियार की और वो इंतकाल कर गए। बड़ा खुददार हमियत वाला खानदान है ये, जो कभी दीनी मिली मामलात में आगे आया। जामिअतुस सालिहात जैसा मदरसा, मौलवी अब्दुल्ला का मौलवी उस्मान साहब की यादें हैं, जिनके साथ मैं आपको बता दूं कि मौलवी अब्दुल्ला नाना थे नजीब के, अतीक के, और मेरे फूफा ससुर थे। अक्सर मैं उनके घर भी अपनी ननद के यहाँ, जायदा के यहाँ जाया करती थी, उनके यहाँ भी जाती थी। एक खानदानी रिश्ता, एक दुआओं का रिश्ता निभाने का उस खानदान में तरीका रहा और उस रिश्ते को निभाया गया। मैं आपको एक वाकया बताऊं कि जब मैं प्रेसिडेंट थी, शान छोटी थी, मैं ज़कात वकात पकड़ती थी क्योंकि कारपोरेशन का, म्यूनिसिपैलिटी का खजाना खाली था। तो शान को एक गुंडा आके धमकी देके गया कि तुम्हारी माँ को मना कर दो कि वो ज़कात न पकड़े, नहीं तो कहीं भी मर्डर कर दे। इत्तेफाक से उस दिन सकार प्रोग्राम का इफ्तिताह मेरे हाथ से था, सकार अखबार का वर्धापन दिन था, मैं वहां थी। साहब इसको फोन कर रहे थे कि तुम्हारी माँ आ जाए तो मैं खाने आता हूँ। ये बता नहीं रही थी शान। उसने बड़ी देर के बाद दादा का नाम बताया कि फला फला दादा मुझे धमकी देके गया है कि तुम्हारी माँ का मर्डर कर दूंगा। मीटिंग चल रही थी पार्टी ऑफिस में, अतीक भी बैठा था। साहब इसको मजाकन बोले, अरे जान दे, तीसरी अम्मा आ जाएंगे, घबरा मत। उस जुमले से उसने पहचान लिया अतीक ने कि क्या बोला गया होगा, और साहब को पता नहीं। मैं तो वर्धापन दिन था, मैं तो सकार के प्रोग्राम थी, मैं आई भी नहीं थी। लेकिन अतीक और पार्टी के वो लोग, उन्होंने हजारों वर्करों को जमा किया और वो रशीद के घर पे चल गए। किस बिना पे तुम ये बोलते हो? ये हिम्मत थी अतीक की, ये मोहब्बत थी अतीक की। सियासी खलबशार या सियासी इख्तिलाफ ऐसा होता है कि एक बहुत समझदार आदमी भी अपने साथ वालों की वजह से या अपनी सोच की कुछ गलती से गलत करता है। वो हम भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है। इस दर्ज बदगुमा खुलूसे बशर से हम अपनों को देखते हैं पराई नजर से। हम, ये हमारी अपनी गलतियां है, हमारी अपनी सोच का फर्क है। लेकिन उस शख्स में जो मोहब्बत थी, ये नजीब बैठा है। जब मैं अपनी सास के घर मौलवी उस्मान मंजिल में रहती थी, ये दोनों बहन भाई को, बुलंद को और शान को, रोजाना टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट दिलाने रोजाना ले जाया करता था। मुझे वो भी याद है। अतीक मुझे पूछने आता था, क्योंकि साहब मालेगांव में नहीं रहते थे, कि तुमको किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझे बोल देना। अतीक की तरह ही शफीक भी बहुत अच्छा वर्कर था, जो उसका बड़ा भाई था। उसका इंतकाल भी अचानक हुआ। वो चंद घंटे पहले मुझसे मिल के गया और इलेक्शन के बारे में बात कर रहा था। वहां से वो ऑफिस में साहब के पास गया, साहब नहीं इसलिए वो मुझसे बात कर रहा था घर पे।
वहां से वो अपने घर गया और कुछ देर के बाद फोन आया कि शफीक का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। बिल्कुल जैसे अतीक की बात जहन कबूल नहीं करता, दिमाग कबूल नहीं करता, लेकिन हुआ है, वाकया तो हुआ है, सानेहा तो हुआ है। ये गम इस खानवादे को तो भुगतना पड़ा है, और शहर को भी। असल में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो शहर के तहरीकी मिजाज को बुलंद इकबाल के बाद, निहाल अहमद साहब के बाद जिंदा रखे हुए हैं। उसमें अतीक कमाल सफ़े अव्वल का इंसान था, जिसने अपने तहरीकी मिजाज से अपना एक अलग अनफरादी हैसियत बनाई, अपना अलग मकाम बनाया और उसको जिंदा रखा। पुलिस से न डरना, ये उसकी खासियत थी। निहाल अहमद साहब की तरह, बुलंद इकबाल की तरह मुस्तकीम जिस रास्ते पे चलता है, इसको मदद करना, इससे बात करना, शान से बात करना, मुझसे बात करना, ये अपने जगह इख्तलाफात सियासी रहे होंगे। मेरे साथ तो कोई इख्तलाफ नहीं था, लेकिन उसका जो मोहब्बत का तरीका था, मैं बताऊं आपको कि मेरे यहाँ अब्दुल्ला, मुफ्ती अब्दुल्ला जो मेरा भतीजा है, हिलाल अहमद का बेटा है, हमेशा किसी की मौत मैयत होती है तो पहला फोन मुझे और शान को वही करता है। उसने जब अतीक की बात कही तो वो इस कदर घबराया हुआ था कि वो बोल ही नहीं पा रहा था कि वो क्या बोल रहा है। मैं उसको बार बार पूछ रही, अब्दुल्ला तू क्या बोल रहा है? बोले मैं यकीन नहीं कर रहा हूँ बड़की अम्मा, मुझे नहीं आ रहा है यकीन, सच्ची हुई है तो मैं बोली हूँ तो नहीं बोल रही हूँ, मैं जा रही हूँ घर जा रहे हूँ, देख के बताइए। अरे ये बात, अब्दुल्ला जैसा एक बड़ा हिम्मत वाला लड़का है जो हमेशा ये खबर दिया करता है, घर की उसके जरिए दिलाई जाती है खबरें। मुझे अतीक के चले जाने से तहरीकी जो मिजाज है वो कहीं खत्म ना हो जाए। जो एक आदमी चलता रहा तहरीकी मिजाज को लेकर, वो एक फुकदान, वो कमी पैदा जो हो गई है, उसको कैसे पूर किया जाए, वो कैसे पूर होगा। वो इतना हिम्मत वाला था कि सामने जब खलील वकील की किताब का अजरा हुआ तो वो तड़ी पार था। मैं खाना खाने के लिए एक टेबल पे बैठी थी, मैंने उसको देखी, उसने भी मुझको देखा, वो मेरे पास आया, बोले आज तुम्हारे साथ खाऊंगा। मैं बैठ, और वो खाने लगा मेरे साथ। तो बोलते, मैं उसको बोली क्या तू कुछ कोर्ट वोट गया कि नहीं? बड़ी आजादी से वो घूम रहा था शहर में, अब तड़ी पार के उसको नोटिस लग चुकी, वो कोर्ट भी गया था। मुझे बोलना ही है कि जो लोग 6 दिसंबर की बात हो, मुख्तलिफ मौके हो, जहां पुलिस के सामने बोलना, एतराज करना अपने आप को जेल में पहुंचाने के बराबर होता है। तड़ी पार की नोटिस भी उसका एक हिस्सा ही थी, लेकिन उसने उसको भुगता। मगर जो उसने अपने उस्ताद निहाल अहमद से सीखा था, अपने बड़े बाप से सीखा था, उसको उसने कभी जाय नहीं होने दिया, और उस मिजाज को लेके वो चला। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, और जो लोग घर के हैं उनको भी, हमको भी, आप लोगों को भी, और शहर को फिर कोई ऐसा अतीक कमाल दे जो हट के, हम लोग जो करते हैं वो तो करते हैं जनता दल की तरफ से, मुस्तकीम करता है, शान करती है, लेकिन हमसे हटकर भी कोई तहरीकी मिजाज अगर अपने आप में रखता था, तो अपने तौर पर जो तहरीकी मिजाज लेकर चलाया करता था तहरीक। अब 6 दिसंबर का मामला आसान नहीं था, शान ने उसको आसान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके पुलिस के मना करने के बावजूद उसने सबके लिए रास्ता खोले, सब डर रहे थे। उसने रास्ता खोला था 12 नवंबर के बाद जो दिसंबर आई, उसमें उसने रास्ता खोला प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके, और उस पर अमल भी हुआ। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे भतीजा अतीक कमाल के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ करे और जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, और हम सब खानवादे मौलवी मोहम्मद उस्मान को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब। यहाँ मौजूद तमाम साथियों, ये सोचे नहीं थे कि इतनी जल्दी कोई ताज़ियत का मौका आएगा। बहुत दुख की बात है कि साहब की बरसी के फौरन बाद इतना बड़ा सानेहा मालेगांव शहर की सियासत में, और ख़ास तौर पे मालेगांव शहर के मौलवी उस्मान खानवादे में पेश आया। मेरे लिए हमेशा अतीक भैया, वो सियासी इख्तिलाफ के बाद भी जितने चचाजाद भाई और भाई के, उसमें सबसे करीब मैंने महसूस किया तो अतीक भैया को महसूस किया। जब निहाल साहब का इंतकाल हुआ, मुझे नासिक से फोन आया। फोन ऐसा था कि मतलब मैं समझ भी जाऊं और सब्र भी कर लूं कि समझ लो कि साहब नहीं है। मैंने सबसे पहले
फोन किया तो वो अतीक भैया थे। मैंने उनको फोन किया और बोला कि साहब का समझ लो कि नहीं है, तो वो फोन रख दिए। फिर दोबारा फोन किए, कमाल चचा थे उनके साथ, वो फोन लिए और मुझे बोले कि इंतकाल हो गया कि होने वाला है। तो मैं बोली कि मुझे बोलते अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इंतकाल हो गया। यानी मैंने अगर अपने सबसे पहले किसी को फोन लगाना जरूरी समझा, अपना समझा, तो वो अतीक भैया थे। मैं बहुत छोटी थी जब 1996 में म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन हो रहे थे। वार्ड नंबर 60 सब मीटिंगों में मैं सुनती थी। मुझे इतना सियासत समझती नहीं थी, इतना शऊर भी नहीं था। तो मैं एक बार पूछने लगी कि वार्ड नंबर 60 है क्या। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन जनता दल से चुनकर आए हुए एक उम्मीदवार जो बागी हो गए थे, वो उम्मीदवारी कर रहे थे आजाद। उसके सामने उम्मीदवारी कौन करेगा। तो ऐसा था कि दोनों उम्मीदवार जो जनता दल की तरफ से दिए जा रहे थे, जो नाम आ रहे थे, जो उम्मीदवार टिकट चाहते थे, वो दोनों मौलवी उस्मान खानदान के थे। कोई आता था बोलता था कि अतीक को आप टिकट दो साहब, कोई बोलता था कि फला फला को टिकट दो। मीटिंग चल रही थी, साहब बैठे थे, लोग पूछने लगे कि किसको टिकट देंगे साहब। तो साहब ये बोले, ना मैं बेटा देखूंगा ना मैं भतीजा देखूंगा, मैं वर्कर को टिकट दूंगा। उसी वक्त लोग समझ गए थे कि टिकट अब अतीक भैया को मिलेगा। यानी साहब ने हमेशा एक वर्कर की नजर से उनको देखा। और जो जरूरतमंदी और बहादुरी की बात है, हम लोग तो बहुत छोटे थे, लेकिन सुनते थे कि भाई JJF जो है जानिसार जनता जानिसार फोर्स, उसमें ऐसे जी वाले लोगों को निहाल साहब ने शामिल किया था जो ना जेल में जाने से डरते थे, ना कोई ऐसा अमल करने से डरते थे कि जिससे उनके ऊपर कोई केस हो जाए उसका डर हो। तो उसके सरबराही करने वाला नाम हमेशा से अतीक कमाल साहब का रहा। और हमेशा से उन्होंने वो जो जरूरतमंदी का काम किया, साथ ही निहाल अहमद के साथ वो रहे, उनसे सीखे समझे। वक्त के साथ तब्दीली हुई, ये बात सही है कि हमारे सियासी इख्तलाफात हुए, लेकिन वो इख्तलाफात सिर्फ सियासी थे, वो हमारे निजी इख्तलाफात कभी नहीं हुए। भले ही इलेक्शन में बुलंद इकबाल और अतीक भैया आमने सामने खड़े हुए, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन के बाद भी जब भी अतीक भैया मिले, ना हमने अपने एहतराम में लहजे में कभी कोई उनको ऐसा जिससे वो इस इज्जत के हकदार है उससे न कम आका, न उन्होंने उनकी शफकत और मोहब्बत में कोई कमी रखी। ऐसा हुआ कि मैं जब गट नेता बनी, हमारे इख्तलाफात अतीक भैया से थे। हमारी हेयरिंग लगी बम्बई मंत्रालय में, मैं भी पहुंची, अतीक भैया भी वहां पहुंचे थे, वहां कमिश्नर भी थे। तो मैं और अतीक भैया बात करते, मुझे पूछने लगे तू कहाँ रुकी है। बोली मैं तो ये फला फला होटल में रुकी हूँ। तो बोले यहाँ मैं रुका हूँ, बहुत सस्ती और अच्छी साफ सफाई वाली होटल है। तो कमिश्नर मुझे बोलने लगा कि आपके रिश्ते इतने अच्छे हैं तो लड़ाई क्या होती। बोली लड़ाई हमारी सियासी है, घरेलू नहीं है, वो मेरे भाई हैं और वो रहेंगे हमेशा। ये मैं मानती हूँ कि ना उनके नजरिए में ना हमारे नजरिए में, ना उनके मकसद में ना हमारे मकसद में कोई फर्क कभी नहीं रहा। बस ये है कि काम करने का हमारा रास्ता अलग रहा और उनका रास्ता अलग रहा। सारे इख्तलाफात के बाद भी वो हमेशा जहां जरूरत महसूस होती थी वो पूछते थे। जब 12 नवंबर का मामला हुआ, मुस्तकीम के ऊपर केस हुआ, मुस्तकीम शहर से बाहर थे, मुझे अतीक भैया का फोन आया, बोले FIR में मुस्तकीम का भी नाम है क्या। बोले हाँ मैं भी सुन रही हूँ नाम है। बोले हाँ मैं भी अखबार में पढ़ा। तो बोले तू घर में अकेली है। बोले हाँ। बोले किसी चीज की भी जरूरत हो तो तू मुझे फोन करना। और मुझे बोले कि मेरा नंबर नहीं लगे तो इसके नंबर पे करना, उसके नंबर पे करना। इसका मतलब ये था कि उनको फिक्र थी इस बात की कि ये अकेली है, इसके शोहर के ऊपर केस हो गया है। ये मोहब्बत जो चाहे वो खून की वजह से हो, चाहे निहाल साहब की लीडरशिप की वजह से हो, लेकिन इख्तलाफात के बाद भी ना ये मोहब्बत में कभी कमी आई, ना कभी ऐसा कोई ये हुआ कि बदतमीजी हमने कभी उनसे की हो। आपने सामने भी रहे, लेकिन हमेशा जो दर्जा उनका था वो कायम रहा। मेरे पास बहुत शिकायत आती थी तो व्हाट्सएप पे फला फला ने तुम्हारे खिलाफ निजी तौर पे ऐसे ऐसे लिख दिया, तुम्हारा रिश्तेदार है उसकी शिकायत करो। लेकिन मैंने कभी भी शिकायत नहीं की। यह भी बोला कि अतीक भैया को मालूम पड़ेगा तो वो बराबर नाराज होगा, तो अतीक भैया को बोल।
लेकिन मैं कभी नहीं बोली, मैं ये बोलती थी कि सियासी लड़ाई अपनी जगह है और निजी लड़ाई अपनी जगह है। जब अतीक भैया को समझेगा तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद मना कर देंगे कि तुम इस तरह से मत लिखो। लेकिन हमेशा जो एक खून का रिश्ता, एक वर्करी का रिश्ता हमेशा रहा है, वो कायम रहेगा। आज अगर अतीक भैया हमारे साथ नहीं है तो उसके बावजूद उनके बच्चे भतीजे साथ में हैं। अगर आपको निजी तौर पे, सियासी तौर पे, सामाजिक तौर पे जब भी जरूरत महसूस हो, जनता दल की सदर होने के नाते भी और तुम्हारे रिश्ते में बुआ होने के नाते भी, बहन होने के नाते भी, हमेशा मैं आप लोगों के साथ मुखलिस ही रहूंगी। आप जब भी आजमाओगे मुखलिस ही पाऊंगी। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि जिस तरह अतीक भैया ने अपना तहरीकी मिजाज, तहरीकी तरीका और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, ना कभी वो पुलिस से डरे, ना किसी केस से डरे। उसकी वजह ये थी कि वो साथी निहाल अहमद साहब के शागिर्द थे। जो साथी निहाल अहमद साहब का शागिर्द है, उसके अंदर ये बहादुरी है कि वो कभी केस से नहीं डरता। जब 12 नवंबर का वाकया हुआ और उसके बाद तड़ीपार की नोटिस लगी, ऐसा माहौल था पूरे शहर में कि कोई किसी के खिलाफ, खास तौर पर पुलिस के खिलाफ बोलने को बहुत डरता था। लेकिन मुझे ये लगा कि अतीक भैया है जो कोशिश कर रहे हैं, 12 नवंबर के वाकये में पुलिस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, इसलिए पुलिस उनको सजा दे रही है। तो मैं यहाँ ऑफिस में मुस्तकिल जेल में थे, मैंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहाँ ऐलान किया कि अतीक कमाल अकेले नहीं, वो एक सियासी वर्कर है और सियासी वर्कर को पुलिस इस तरह दबा नहीं सकती। तो जहां हमको नजरियात हमारे एक जैसे थे, बस रास्ते हमारे अमल करने के अलग अलग थे। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि उनके काम को याद रखा जाए। देखो इंसान है, मौत आती है, चले जाते हैं, लेकिन आज भी देखो साथी निहाल अहमद के इंतकाल के 7 साल के बाद भी लोग ऐसा महसूस करते हैं कि साथी निहाल अहमद साथ में। वैसे ही काम अतीक भैया के हैं जिनको आप लोग फरामोश मत करना। और ये खास तौर पर ये जिम्मेदारी उनके बच्चों की, भाइयों की है, हमारी है कि उनके किए गए काम को हम लोगों के बीच में फरामोश ना होने दें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो अपने सारे काम मुकम्मल कर कर चले गए, उनके काम अधूरे थे, उनकी बहुत सारी सोच थी जो पूरी होना थी। वो सारी जिम्मेदारी खानवादे पर है कि वो उसको पूरा करें और हम पार्टी के हिसाब से, रिश्तेदारी के हिसाब से हमेशा उनके साथ मुखलिस रहेंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। कि ज़मीन आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक, तेरे कब्जे में सब खुदाई है, तेरे ही वास्ते बड़ाई है। मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, ये हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं। और मरने वालों की जबी रोशन इस जुल्मात में, जिस तरह तारे चमकते हैं अंधेरी रात में। और आप देख रहे हैं कि अतीक कमाल साहब के ताल्लुक से आज ये नशिस्त मुनक़िद की गई है। अतीक कमाल साहब निहाल साहब के शागिर्दों में कहना चाहिए, निहाल अहमद जो एक यूनिवर्सिटी का नाम है, उसके एक शागिर्द का नाम है। और जितने दरिया हैं समंदर से मिला करते हैं। आप देखेंगे कि निहाल अहमद एक समंदर के मानिंद थे और एक यूनिवर्सिटी के मानिंद थे कि निहाल साहब के अंडर में जो जितने दिन रहा है वो ऐसा तरक्की किया है। हम देख रहे हैं कि अगर निहाल साहब के अंदर में कोई 10 साल रहा तो वो एसएससी पास हो गया, 12 साल रहा तो एचएससी पास हो गया, 15 साल रहा तो ग्रेजुएट हो गया, कमिश्नर, कलेक्टर। कहने का मतलब ये कि निहाल साहब के अंडर में जितने दिन जो काम किया है उसने वैसी तरक्की की। और अतीक कमाल साहब ने जितने दिन निहाल साहब से इस्तीफादा हासिल किया है, उन्होंने अपने वक्त का फायदा उठाते हुए, अपनी सलाहियत को बरवकार लाते हुए उन्होंने अपना एक कारहा नुमाया अंजाम दिया है। मैं निहाल साहब की ताज़ियती नशिस्त हुई तो मुझे मौका नहीं मिला था बोलने के लिए। निहाल साहब की ताज़ियती नशिस्त और अतीक कमाल साहब दोनों का जो नजरिया था, उस दिन मैं बोलने वाला था, वो दिन बोल नहीं सका मैं। हकीकत में ताज़ियती नशिस्त का मतलब ये होता है कि उनके जो ख्यालात है, उनकी जो बातें हैं, उनको किस तरह हम आगे बढ़ाएं, उनके क्या ख्यालात थे। तो मैं उनके ख्यालात चंद अशार की सूरत में पेश करके अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि निहाल अहमद साहब और अतीक कमाल साहब का यही मत नजर था कि कौम को उन्होंने यही पैगाम दिया कि जिंदा रहना है तो मेरे कारवां बनकर रहो, इस जमीन की बस्तियों में आसमां बनकर रहो, और दौरे हक हो तो नसीमे बोस्ता बनकर रहो, अहद बातिल हो तो तैगे बेअमा बनकर रहो, दोस्तों के पास आओ नूर फैलाते हुए,
दुश्मनों की सख्त गुजरो आग बरसाते हुए दौरे महकूमी में राहत कुफ्र इशरत है हराम। मैं विषयों की चाह साके की मोहब्बत है हराम। इल्म नाजायज है दस्तारे फजीलत है हराम। इंतहा ये है गुलामों की इबादत है हराम। और कुए जिल्लत में ठहरना क्या। निहाल साहब और अतीक कमाल साहब का यही कमाल था, कौम का यही पैगाम था कि कुए जिल्लत में ठहरना क्या, गुजरना भी हराम, सिर्फ जीना ही नहीं इस तरह मरना भी हराम। ये पैगाम था। इन पैगामों को हमें आगे बढ़ाना है। अल्लाह ताला दोनों मरहूमीन और जितने मरहूमीन हैं उनको बरीक रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस माला मकाम अता फरमाए। शुक्रिया।